नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग हेल्दी होंगे ऐसी आशा करते हैं और आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। उत्तराखंड एलटी के फॉर्म आ चुके हैं, 22 मार्च से इसके आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो टाइमली उसको भर लीजिए, अंतिम डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि इसके बाद फिर आपको संपूर्ण मनोयोग से प्रिपरेशन करनी है। 3 महीने का दोस्तों आपको समय मिलेगा, क्योंकि जुलाई में आपके एग्जाम को प्रस्तावित किया गया है। हमारी भी विशेष सीरीज दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम उत्तराखंड एलटी के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन दोस्तों आपको करवा रहे हैं। इसमें हमने अभी एकेडमिक एप्टीट्यूड को स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल क्लासेस दोस्तों प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके 2 पार्ट हमने अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लेना जरूर, क्योंकि पहला जो पार्ट है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें दोस्तों जो शिक्षा और दर्शन में दर्शन के एस्पेक्ट्स को दोस्तों हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद दोस्तों शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है, दोनों किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में दोस्तों बताया है। वो 2 क्लासेस काफ़ी अच्छी है। आज हम दोस्तों नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, शिक्षा में विभिन्न दर्शनों का योगदान। शिक्षा में विभिन्न दर्शनों के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि पहला दर्शन है वो है आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा में विभिन्न दर्शनों का योगदान, जिसमें पहला है आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। तो सबसे पहले दोस्तों आदर्शवाद की परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, यानी कि पाश्चात्य दर्शन है, जो कि सबसे प्राचीनतम दर्शन है आदर्शवाद। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले थेल्स आते थे, फिर दोस्तों इसके बाद सुकरात आए, सुकरात के बाद उनके शिष्य दोस्तों प्लेटो, प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु। ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण आदर्शवादी दार्शनिक हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर बाद में डेकार्टे हैं, स्पिनोजा हैं, लाइबनीज हैं, कांट हैं, फिस्टे हैं। दोस्तों ये सभी दोस्तों आपके जो दार्शनिक हैं, जिन्होंने धीरे धीरे दोस्तों इस दर्शन को आगे जाके डेवलप किया है, आदर्शवाद को दोस्तों इन्होंने डेवलप किया है। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि आदर्शवाद एक्चुअली है क्या, और उसकी परिभाषा से दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। स्टेला वी हेंडरसन की दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि आपको पूरी तरह से आदर्शवाद के बारे में बताती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। आध्यात्मिक पक्ष पर दोस्तों आदर्शवाद बल देता है, क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य के और जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के जीवन के सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू उन्होंने बताया है। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है। व्यक्ति और यह संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति है और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आदर्शवाद का जो दृष्टिकोण है वो क्या बताता है। इसको इंग्लिश में एक बार देखेंगे। आइडियलिज्म एम्फेसाइजेस द स्पिरिचुअल साइड्स ऑफ मैन बिकॉज टू द आइडियलिस्ट स्पिरिचुअल वैल्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैन एंड ऑफ लाइफ। ओके, एंड मेटाफिजिकल आइडियलिस्ट वुड बिलीव दैट मैन्स फाइनाइट माइंड स्प्रिंग्स फ्रॉम द इनफाइनाइट माइंड, that both the individual and the world are expression of intelligence, that the material world is to be explained by the mental। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आध्यात्म की दोस्तों ज्यादातर बात हो रही है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर दोस्तों अधिक बल देता है। ये मानते हैं कि जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वही मनुष्य के जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यही मानता है कि मनुष्य का सीमित मन असीमित मन से निकलता है, और जो हमारा व्यक्ति है या यह संसार है वो किसी के बुद्धि या विचार की अभिव्यक्ति है, और भौतिक संसार की जो व्याख्या है वो हमेशा मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। तो ये दोस्तों आपकी जो डेफिनेशन है वो आदर्शवाद को दोस्तों बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। हालांकि दोस्तों आदर्शवाद की और भी दोस्तों डेफिनेशन है जो कि ज्यादा बेटर है, आप इसको और अच्छे समझेंगे। देखिए आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। ये मानते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित है, और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षता आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, यानी कि वस्तु जगत से ज्यादा आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता है। ईश्वर को ही अंतिम ये सत्य मानती है, आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है, और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ही आत्मा अनुभूति है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्य
और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आप ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आदर्शवाद को बहुत अच्छे से दोस्तों ये डेफिनेशन डिफाइन करती है। ये पाश्चात्य दर्शन की विचारधारा है। इसमें ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा बनाया गया माना गया है। इसमें वस्तु जगत की अपेक्षिता आध्यात्मिक जगत को ज्यादा श्रेष्ठता दी गई है। ईश्वर को अंतिम सत्य माना गया है। आत्मा ईश्वर का अंश ये मानते हैं। इसके अलावा ये मानते हैं कि मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मानुभूति है। लेकिन ये आत्मानुभूति कैसे मिलेगी? वो ऐसे मिलेगी कि आध्यात्मिक जीवन जियो। कैसे? शाश्वत मूल्य और नैतिक नियमों का पालन करो। इसके द्वारा ही आप आत्मानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। आइडियलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी which considers this universe to be created by God and believes that the spiritual world is superior to the material world। तो आप देख सकते हैं ये spiritual world को superior मानते हैं material world से। ये consider करते हैं God as a ultimate truth and soul as a part of God and propounds that the ultimate aim of human life is self realization। आत्मानुभूति self realization ही ultimate aim है किसी मनुष्य का। और ये कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? बाय लिविंग अ स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप एक आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तभी जाके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलो करें एटर्नल रूल्स एंड मोरल रूल्स। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आदर्शवाद को सिंपली किस तरह से डिफाइन किया गया है आदर्शवादियों के द्वारा। तो ये दोस्तों आपकी आदर्शवाद की संपूर्ण डेफिनेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आदर्शवाद के मूल सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं आइडियलिज्म के। देखिए जो हमने अब ऊपर आपको डेफिनेशन बताई उससे दोस्तों आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि आदर्शवाद एक्चुअली क्या है। ठीक है ना। तो देखिए आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या क्या है। ये है ब्रह्मांड ईश्वर के द्वारा निर्मित है। ये मानते हैं कि यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है। इसके बाद जो भौतिक जगत है उसकी अपेक्षिता आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर टू द फिजिकल वर्ल्ड। इसके अलावा इन्होंने माना है कि जो आत्मा है वो एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, यानी कि सोल एक आपका स्पिरिचुअल एलिमेंट है और गॉड इज सुप्रीम सोल है। ठीक है ना। मनुष्य को दोस्तों ये संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। देखिए यहां पर ये मानते हैं कि मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए ये कुछ आप मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल है इनको आपने ध्यान में रखना है कि जो मनुष्य है उसको दोस्तों मानते हैं कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। जितने भी जो आपके जितने भी जो जंतु हैं जीव जंतु है उनमें मनुष्य सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य आप जानते हैं दोस्तों कि उसमें तरह तरह की दोस्तों शक्तियां होती है। भौतिक शक्तियां तो होती है जैसे पशु है उनमें तो भौतिक शक्तियां हैं, लेकिन मनुष्य में भौतिक शक्तियों के संग संग दोस्तों आध्यात्मिक शक्तियां भी होती हैं। ठीक है ना। और ये आध्यात्मिक शक्तियों के कारण ही उसको सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है। ठीक है ना। तो ये क्योंकि सिंपल सी बात है आध्यात्म को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो मनुष्य उनके लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य उतना ही डेवलप करेगा जितना उसकी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां ज्यादा होंगी। ठीक है ना। जितना वो फिजिकली एंड स्पिरिचुअल पावर्स उसकी अच्छी होंगी वो मनुष्य उतना ही डेवलप करेगा। ठीक है। इसके बाद मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन अथवा ईश्वर प्राप्ति है, यानी कि अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड अटेनमेंट। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। इसके अलावा देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आत्मानुभूति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन या फिर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति को मान रहे हैं कि भैया अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए या ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो आपको 3 आध्यात्मिक मूल्य है जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, उसको आपको प्राप्त करना होगा। फॉर सेल्फ रियलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ गॉड, अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, सत्यम शिवम एंड सुंदरम इज नेसेसरी। इसके अलावा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। अगर आप आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका आचरण नैतिक होना चाहिए। नैतिक आचरण आवश्यक है। एथिकल कंडक्ट इज नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। और इसके अलावा दोस्तों ये मानते हैं कि राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। स्टेट इज अ सुप्रीम अथॉरिटी। राज्य का मतलब समझते हैं ना, जो आपके चारों ओर का दोस्तों आपका समाज है, ये दोस्तों यहाँ पर एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में दोस्तों इन्होंने माना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज आपने समझना है। ठीक है ना। तो सभी आदर्शवादी क्या मानते हैं, राज्य को व्यक्ति से उच्च स्थान
देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने यहाँ पर ध्यान करना है। ठीक, इसके बाद अब हम बात करेंगे आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। आदर्शवाद को दोस्तों हमने समझ लिया है, व्हाट इज आइडियलिज्म। आज हम जानेंगे कि भैया आदर्शवाद और शिक्षा में क्या संबंध है, किस तरह से आदर्शवाद ने शिक्षा को प्रभावित किया गया। अब देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं आदर्शवाद के दृष्टिकोण से शिक्षा का क्या कॉन्सेप्ट है। आदर्शवाद दोस्तों शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों के रूप में स्वीकार करते हैं। ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो नॉलेज भी है और साथ साथ क्या है, प्रोसेस भी है। प्राचीन अगर आदर्शवादी की बात करें तो वो दोस्तों शिक्षा को ही ज्ञान मानते थे, ठीक है ना। लेकिन आधुनिक आदर्शवादी इसको एक प्रोसेस के रूप में दोस्तों स्वीकार करते हैं। तो ज्ञान और प्रक्रिया दोनों के रूप में दोस्तों इसको स्वीकार किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जैसे प्लेटो है। प्लेटो क्या थे, प्राचीन आदर्शवादी थे। तो ये मानते थे कि एक्चुअली जो एजुकेशन है वो अपने आप में ज्ञान है। तो शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा का जो कार्य है मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है, ठीक है ना, जिसके कि वे योग्य हैं। तो एजुकेशन कंसिस्ट इज गिविंग टू द बॉडी एंड द सोल ऑल द परफेक्शन ऑफ विच दे आर सस्केप्टिबल। ठीक, सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्लेटो। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर दोस्तों क्या मानते हैं, इसको प्रोसेस, क्योंकि आधुनिक हैं, ये आधुनिक आदर्शवादी हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वर्च्यूज। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आदर्शवाद है वो शिक्षा को ज्ञान के रूप में भी स्वीकार करता है एज वेल एज प्रोसेस के रूप में भी दोस्तों यहाँ पर स्वीकार करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा का कॉन्सेप्ट आदर्शवाद के द्वारा किस तरह से डिफाइन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो दर्शन है वो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना। तो दर्शन ही दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। अब जैसे आदर्शवाद है, आदर्शवाद भी क्या करेगा, शिक्षा के एम्स को दोस्तों क्या करेगा, डिफाइन करेगा। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा कि क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे। आप क्योंकि दोस्तों आप आइडियलिज्म के बारे में जान चुके हैं कि एक्चुअली आइडियलिज्म होता क्या है, तो आपको ऑब्वियस सी बात होगी कि एजुकेशन के इनकी क्या उद्देश्य होने चाहिए ये आप खुद भी दोस्तों यहाँ पर पता लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहला है अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना। तो आप देख सकते हैं इनका अल्टीमेट एम यही है कि भैया आत्मा परमात्मा के स्वरूप को किसी तरह से जान लो। तो आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मा परमात्मा के चरम स्वरूप को दोस्तों जानना है, ठीक है ना। तो इसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन की आवश्यकता रहेगी, आत्मानुभूति की आवश्यकता रहेगी, आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति की आवश्यकता रहेगी। तो ये मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सबसे पहले यही होना चाहिए, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज टू नो द नेचर ऑफ द सोल एंड द गॉड। इसके बाद अगला ये मानते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास भी आवश्यक है। आदर्शवादी दोस्तों मानते हैं कि भैया फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। अगर कोई व्यक्ति को अगर हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आध्यात्मिक पूर्णता चाहिए तो उसके लिए मनुष्य को आज शारीरिक रूप से भी सही होना चाहिए और मानसिक रूप से भी सही होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। देखिए जो आदर्शवादी हैं वो ये मानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। मनुष्य को समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, संस्कृति को भी अपनाना चाहिए। तो सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। तो शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी करें, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हो उस समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, उसका अपना रहन सहन खान पान होता है, जितनी भी रीति रिवाज हैं, साहित्य, उन सभी को दोस्तों आपने फॉलो करना चाहिए, उसको भी डेवलप करना चाहिए। ये इनका सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास शिक्षा का उद्देश्य है। इसके अलावा नैतिक और चारित्रिक विकास। अब देखिए नैतिक और चारित्रिक विकास भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सामाजिक विकास की उच्चतम कोटि को ही दोस्तों हम जनरली नैतिक विकास बोलते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई व्यक्ति है वो उच्च रूप से सामाजिक रूप से विकसित है। वो कब है, जब वो समाज के बनाए गए नियमों का पालन तो कर रहा है लेकिन स्वयं से कर रहा है। एक तो होता है कि समाज के नियमों का पालन करना लेकिन
उनको स्वयं से नहीं करते हैं, किसी के दबाव में आकर हम करते हैं। एक होता है कि जो सेल्फ स्वयं सभी अपने आप समाज के नियमों का पालन कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो नैतिक रूप से क्या हो गया, विकसित हो गया है। बात करेंगे चारित्रिक विकास की। चारित्रिक विकास का मतलब यह है कि आप हमेशा सद्मार्ग अपनाएं, अच्छे मार्ग में आप चलेंगे तो आपको हम कहेंगे कि भैया इसका चारित्रिक विकास हुआ है, यानी कि इसका चरित्र बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, कोई भी परिस्थिति हो तो आप हमेशा अच्छे मार्ग को फॉलो करेंगे, तो वो क्या है, चारित्रिक विकास, यानी कि बच्चों का नैतिक और चारित्रिक विकास भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण। अब इसका क्या अर्थ है, राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण का अर्थ ये है कि किसी भी राज्य में, जैसे मान लेते हैं आपका कोई भी एरिया है, आप अगर अपने राज्य को अगर बात करें तो जैसे पर्टिकुलर एरिया है, तो वहां पर आप दोस्तों जानते हैं कि वहां पर सभी तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वहां पर सैनिक की भी आवश्यकता है, तो आईएएस ऑफिसर की भी आवश्यकता है, पुलिस वालों की भी आवश्यकता है, तो इसी तरह से शिक्षकों की भी आवश्यकता है। इनको हम बोलते हैं विशेषज्ञ, ठीक है ना। तो उद्यमों की भी आवश्यकता है, तो अन्य तरह के व्यक्तियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि समाज को सभी लोग मिलकर चलाते हैं, है ना। तो यहां पर विशेषज्ञों का निर्माण का अर्थ यह है कि जो जिसकी बुद्धि है उस बुद्धि के अकॉर्डिंग आपने उसको डेवलप करना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर हष्ट पुष्ट है, यानी कि शारीरिक रूप से विकसित है लेकिन बुद्धि उसकी कम है, तो आप उसको सैनिक के रूप में विकसित करें। जिसकी बुद्धि थोड़ा ठीक ठाक है, आप उसको उद्योगपति के रूप में विकसित करें, ठीक है ना। और कोई अगर व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, तो उसको प्रशासनिक रूप से विकसित करें, यानी कि उसको आईएएस ऑफिसर बनाए। तो आप समझ लीजिए कि भैया राज्य के विशेषज्ञों का निर्माण भी करना है। जो व्यक्ति जैसा है उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग उसको वैसी शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट आपका निकल के आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। अब श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण का अर्थ ये है, श्रेष्ठ नागरिक का अर्थ क्या है दोस्तों, श्रेष्ठ नागरिक का अर्थ ये है कि जो राज्य के लिए हमेशा तत्पर रहें, जो राज्य के प्रति हमेशा समर्पित होते हैं, जो हमेशा अपने राज्य के उत्थान के बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने हितों को छोड़कर राज्य के हितों की ज्यादा परवाह करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम श्रेष्ठ नागरिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है, ठीक है ना। इसके बाद बुद्धि और विवेक शक्ति का विकास। ऑफ कोर्स इनका सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भाई अगर आपको आत्मानुभूति की प्राप्ति करनी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, तो आपको बुद्धि और विवेक शक्ति का भी विकास करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले बुद्धि का विकास होगा, जब आदमी की बुद्धि का विकास होगा तो डेफिनेटली उसकी विवेक शक्ति भी विकसित होती है। तो पहले बुद्धि का विकास होता है, फिर उसके बाद आपकी क्या होते हैं, विवेक शक्ति का विकास होता है। इससे आदमी क्या होता है, आध्यात्मिक पूर्णता की ओर को बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों आध्यात्मिक चेतना का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमने बोला है आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति के लिए अंत में जो आध्यात्मिक चेतना है वही दोस्तों विकसित होनी आवश्यक है। क्योंकि जब आपका बुद्धिक विकास हो जाएगा, आपकी विवेक शक्ति का विकास होगा, तो अपने आप ही स्वयं आपके अंतर्गत आध्यात्मिक चेतना का भी विकास होगा। तो ये दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य हैं जो कि आदर्शवाद के द्वारा बनाए गए हैं, या आदर्शवाद दर्शन का इन पर प्रभाव पड़ा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा की पाठ्यचर्या, एजुकेशन करिकुलम। अब देखिए आदर्शवाद है वो शिक्षा की पाठ्यचर्या को भी प्रभावित करता है। आदर्शवादी शिक्षकों के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। देखिए आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य किसको मनाते हैं, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन को। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के उन्होंने शारीरिक विकास की बात करी, मानसिक विकास की बात करी, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास और आध्यात्मिक विकास की बात ये करते हैं, ठीक है ना। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में भी दोस्तों इसी तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इनको दोस्तों ये प्रमुख मानते हैं। जबकि अन्य विषय और क्रियाओं को दोस्तों ये गौण स्थान देते हैं। तो प्रमुखतः भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इनको दोस्तों ये ज्यादा करिकुलम में प्रेफरेंस देते हैं। तो इनको ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है वो आपकी डिसाइड होती है। आप भाई आप क्या पढ़ाना चाहते हो, तो अब वही चीज है कि आप के जो उद्देश्य हैं उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपका क्या बनता है, करिकुलम बनता है। तो जो आदर्शवाद है उसके अंतिम उद्देश्य क्या है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। और सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दोस्तों हमने पढ़ लिया कि भैया शारीरिक विकास चाहिए, मानसिक विकास, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास चाहिए।
तो पाठ्यचर्या में भी इसी तरह के सब्जेक्ट्स का समावेश किया जाएगा। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन इज सेल्फ रिलाइजेशन and to achieve this object they emphasizes on physical, mental and intellectual, social, cultural, moral, character and spiritual development of the man, and to achieve this object language literature should be included in the curriculum, okay, and give primary place to theology and ethics and secondary place to the subject and activities। तो आप समझ सकते हैं अन्य सब्जेक्टों को दोस्तों ये गौण स्थान देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जर्मन शिक्षा शास्त्री हैं हर्बर्ट, ये भी दोस्तों मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए चारित्रिक और नैतिक विकास पर बल देते थे, और इनके हिसाब से भी दोस्तों जो पाठ्यचर्या उसमें भाषा, साहित्य, इतिहास, कला, संगीत इसको मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए। भूगोल, गणित, विज्ञान इसको गौण स्थान दो, ये सेकेंडरी होना चाहिए। मुख्यतः आप भाषा को सिखाइए, साहित्य को सिखाइए, इतिहास को सिखाइए, कला को सिखाइए, संगीत को सिखाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसको समझना है। अब करिकुलम के बाद दोस्तों क्या आएगी, शिक्षण विद्या। देखिए हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों कि जो दर्शन है, दर्शन को एक्चुअली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 भाग यानी कि जो उसके अध्ययन क्षेत्र है। पहला आता है तत्व मीमांसा, दूसरा आता है ज्ञान मीमांसा और इसके बाद आता है मूल्य और आचार मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और इसके अलावा मूल्य और आचार मीमांसा। देखिए जो तत्व मीमांसा है वो आपके स्वरूप के बारे में बताता है कि किसी चीज का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य ही आपके दोस्तों क्या होते हैं, तत्व मीमांसा से आधारित होते हैं। तो ये हम तत्व मीमांसा के बारे में पढ़ रहे थे। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत दोस्तों आपका क्या आता है कि भाई जो शिक्षण विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, करिकुलम है दोस्तों वो आपका कैसा होना चाहिए। अभी हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ही दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए जो यहाँ पर शिक्षण विधियां हैं इनके द्वारा जो दोस्तों जो बेस्ट मानी गई है वो यही मानी गई कि सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने अनुकरण विधि को इंपॉर्टेंट रोल दिया है, ठीक है ना। क्योंकि आदर्शवादी दोस्तों ये मानते हैं कि जो छात्र है जब शुरुआत में आता है तो वो अनुकरण के द्वारा ज्यादा सीखता है, यानी कि दूसरे को देखकर, जैसे माता पिता को देखकर सीखता है, अपने शिक्षक को देखकर सीखता है। तो वे यही मानते हैं कि भैया एक शिक्षक है तो उसको बिल्कुल आदर्शवादी की तरह व्यवहार करना चाहिए। बड़े बड़े जो आदर्शवादी हैं उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है ना। उनका बच्चे जब अनुकरण करेंगे, अपने आप में भी शिक्षक को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने की आवश्यकता है। उसको देखकर बच्चे क्या होंगे, सीखेंगे, वो उसको फॉलो करेंगे। तो अनुकरण विधि को दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है, ठीक है ना। तो शिक्षण विधियां हैं यहाँ पर इन्होंने अनुकरण विधि को ज्यादा बल दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा अन्य भी हैं देखिए, जैसे कि वाद विवाद, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि, इसको भी दोस्तों इन्होंने महत्वपूर्ण दिया है। जैसे कि आपके सुकरात थे, तो सुकरात के द्वारा दोस्तों जैसे प्रश्नोत्तर विधि है इसका प्रतिपादन किया गया था। तो वाद विवाद, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि, तो ये भी दोस्तों आपकी क्या है, महत्वपूर्ण विधियां इनके द्वारा बोली गई है कि इसको भी विधि में डालना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जैसे संवाद विधि है, प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर दोस्तों आपकी ये थी संवाद विधि। तो संवाद विधि भी दोस्तों इनके द्वारा ही विकसित की गई थी, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों क्या है, प्लेटो के द्वारा दोस्तों जो प्रश्नोत्तर विधि है, प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर ही संवाद विधि का दोस्तों क्या किया गया था, विकास किया गया था। पहले सुकरात के द्वारा प्रश्नोत्तर विधि बनाई और प्रश्नोत्तर विधि के बाद दोस्तों फिर आई आपकी संवाद विधि, और जो कि संवाद विधि है दोस्तों ये आपकी प्लेटो के द्वारा दोस्तों विकसित की गई थी, ठीक है ना। कम्युनिकेशन मेथड दोस्तों उसको बोलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में हम जनरली क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और उनके पूर्व ज्ञान को निकालते हैं ना। उसके बाद फिर उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। संवाद विधि भी दोस्तों उसी तरह की विधि है जिसमें हम बच्चों से संवाद करते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। तो संवाद विधि दोस्तों प्लेटो के द्वारा विकसित की गई थी, जबकि प्रश्नोत्तर विधि आपकी सुकरात के द्वारा दोस्तों की गई थी, ठीक है ना। प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और देन उसके बाद सुकरात के जो शिष्य थे वो आपके कौन थे, प्लेटो। ये आपने समझना है, ठीक है ना। तो ये जो विधियां हैं ये सभी विधियां आपकी आदर्शवादियों के द्वारा दोस्तों दी गई है। आदर्शवादी इन शिक्षण विधियों को प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा फिर आगमन और निगमन विधियां हैं, इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड है। तो इंडक्शन आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है ना। तो वो इनके शिष्य थे, वो अरस्तु के द्वारा दोस्तों दी गई थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरह से क्रम चल रहा है। पहले सुकरात आए तो सुकरात ने इन विधियों का प्रतिपादन किया, फिर उसके बाद उनके शिष्य आए तो फिर प्लेटो थे, प्लेटो ने इस विधि का प्रतिपादन किया। प्लेटो के बाद दोस्तों इनके शिष्य थे वो अरस्तु थे, तो अरस्तु ने फिर इन विधियों का प्रतिपादन किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आइडियलिज्म में विधियों को आगे जाके समावेशित किया गया है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही दोस्तों आगे जाके फिर अन्य दोस्तों जहां पर आपके जो आपके फिलोसफर थे इनके द्वारा कौन कौन सी विधियां निकाली गई, जैसे हीगल है तो इन्होंने तर्क विधि को
का प्रचार प्रसार किया। फिर पेस्टोलॉजी थे, इन्होंने अभ्यास और आवृत्ति विधि को दोस्तों यहाँ पर एम्फेसाइज किया, ठीक है ना। इसके अलावा हर्बर्ट थे, इनकी अनुदेशन प्रणाली, अब हर्बर्ट तो दोस्तों आपके यहाँ आधुनिक है, तो ये अनुदेशन प्रणाली को लेकर आए। फ्रोबेल हैं, फ्रोबेल ने दोस्तों आपकी खेल विधि को प्रतिपादित किया। तो आप देख सकते हैं कि जो शिक्षण विधियां हैं वो आदर्शवाद के द्वारा कौन कौन सी अपनाई गई हैं और किन विधियों को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये सभी विधियां शिक्षण विधियां हैं जो कि आदर्शवाद से संबंधित है। इनको दोस्तों आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों अनुशासन की, ठीक है ना। अनुशासन, अब आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। अनुशासन का अर्थ किससे होता है दोस्तों? मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा यानी कि आपका जो आदर्शवाद है उसका जो तीसरा भाग है वो है मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा, उसके अनुसार डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो देखिए इनके जो प्रतिपादक प्लेटो ये बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करने के लिए नैतिक आचरण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो ये मानते हैं कि बच्चों को नैतिक आचरण करना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य यही होना चाहिए कि बच्चों को अनैतिक आचरण से रोका जाए, ठीक है ना। तो आपने उनको अनैतिक आचरण से रोकना है। अगर वो अनैतिक आचरण नहीं करते हैं, नैतिक आचरण करते हैं, तो हम कहेंगे कि वो डिसिप्लिन है, ठीक। तो यहाँ पर जो आदर्शवादी हैं वो ये मानते हैं कि बच्चे हैं उनको आपने नैतिक आचरण कराना है, अनैतिक आचरण से रोकना है। अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, द idealism moral conduct is necessary to lead children towards spirituality, therefore our first duty is to stop children from immoral behavior। तो आपने समझना है कि यहाँ पर आपको इमोरल बिहेवियर से उनको रोकना है, ठीक है ना। तो आपने इस चीज को समझना है, ठीक है। तो हमारा पहला कर्तव्य ही होना चाहिए, ठीक। इसके बाद देखिए जैसे आधुनिक युग के आदर्शवादी हैं जो कि फ्रोबेल हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चे दंड के भय से वास्तविक अनुशासन की प्राप्ति नहीं की जा सकती और सच्चे अनुशासन की प्राप्ति के लिए प्रेम और सहानुभूति व्यवहार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका ये मानना है कि बच्चों को आप दंड या भय से आप अनुशासन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अनुशासन चाहिए तो उनके लिए प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार की आवश्यकता है, ठीक है ना। जबकि पूर्व में क्या होता था कि बच्चों को अपने अनैतिक आचरण से रोकने के लिए आप उन पे कठोर नियंत्रण और दंड का भी प्रावधान किया जाता था आदर्शवादियों के द्वारा, ठीक है ना। आपने किसी भी तरह से बच्चों को अनैतिक आचरण करने से रोकना है तो पहले दंड का प्रावधान था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो जो आधुनिक युग के आदर्शवादी हैं वो ये मानते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए प्रेम और सहानुभूति व्यवहार की आवश्यकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रोबेल। तो जर्मन एजुकेशनिस्ट Froebel and an idealist thinker of the modern era clarified that the real discipline cannot be achieved through the fear or punishment, or to achieve true discipline, love and sympathetic behavior is required। तो इस तरह से दोस्तों इनके द्वारा डेफिनेशन दी गई है। इसके अलावा जो हान थे इन्होंने दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन पर दोस्तों बल दिया है, यानी कि इंटरनल डिसिप्लिन पर दोस्तों इन्होंने बल दिया है। इनका कहना है कि अनुशासन का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, परंतु यह उत्तम होगा यदि इसका अंत आदत निर्माण और आत्म नियंत्रण द्वारा आंतरिक हो। मतलब इनका कहना है कि पहला अनुशासन आपको बाहर से स्टार्ट होगा, यानी कि बाहर से कोई व्यक्ति आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश करेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसकी आदत डालें, इसकी आदत अपने अंदर निर्माण करें और सेल्फ कंट्रोल करें, तो उससे आपका डिसिप्लिन निकल कर आएगा। तो इन्होंने आंतरिक अनुशासन पे दोस्तों बल दिया है। तो ये दोस्तों अनुशासन के एस्पेक्ट है आदर्शवादियों के अनुसार। आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन को प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं ये दोस्तों हमने बताए। अब इसके बाद दोस्तों टीचर्स, हम बात करेंगे भाई आदर्शवादी का शिक्षक पर क्या प्रभाव है। तो देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ पर बच्चों को अनुकरण विधि का ज्यादा ये एम्फेसाइज करते हैं कि भाई अनुकरण विधि को अपनाइए। तो अनुकरण विधि में बच्चे के सामने जो टीचर है वो उसकी जो छवि है वो बिल्कुल एक आइडल व्यक्ति के समान होनी चाहिए। उसका जो आचरण है वो बिल्कुल उच्च होना चाहिए, उसका चरित्र बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, उसको बिहेव भी वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों को भौतिक विषयों का ज्ञान तो कोई भी व्यक्ति करा सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर बच्चों का चरित्र निर्माण करना है, उनका आध्यात्मिक विकास करना है, तो उसके लिए योग्य सच्चरित्र और तपे हुए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये टीचर से डिमांड करते हैं कि आप फिजिक्स मैथ्स तो उनको पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको उनका
कैरेक्टर का फॉर्मेशन करना है, उनका आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अगर आपने करना है, तो उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका चरित्र स्वभाव में खुद अच्छा हो, ठीक है, और वो नैतिक आचरण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज ए टीचर बनने में, ठीक है ना। तो प्लेटो के अनुसार ज्ञान के भंडार, दार्शनिक और अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक बनने के अधिकारी होते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्राचीन विचारधारा है प्लेटो की कि ज्ञान का भंडार, ज्ञान तो होना ही चाहिए, दार्शनिक और इंसाइट जिसको प्राप्त है व्यक्ति, वही शिक्षक बनने का अधिकारी होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एनी पर्सन कैन इम्पार्ट नॉलेज ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट टू चिल्ड्रन बट फॉर देयर कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैपेबल, ठीक है, वर्चुअस एंड एस्थेटिक पर्सन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा पर्सन चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लूटो, ओनली अ पर्सन हु इज स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, अ फिलोसफर एंड हैज अ इंसाइट इज एलिजिबल टू बिकम अ टीचर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या सोच है, ठीक। अब यहाँ पर ये फ्रोबेल की दोस्तों एक बहुत अच्छी डेफिनेशन जो कि टीचर के लिए बोली है। फ्रोबेल के शब्दों में विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधों का विकास में सहयोग देते हैं। तो फ्रोबेल ने बोलते हैं ये विद्यालय को दोस्तों इन्होंने बाग माना है, अध्यापक को एक माली माना है और विद्यार्थी को एक पौधा माना है। तो विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी एक माली विद्यार्थी रूपी पौधों के विकास में सहयोग देते हैं। यह सहयोग वे तभी दे सकते हैं जब उन्हें बच्चों की प्रकृति, उनके विकास की प्रक्रिया का स्पष्ट ज्ञान हो। अतः अध्यापक में छात्रों को समझने, उनका उचित ढंग से विकास कर सकने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो इंग्लिश में एक बात देख सकते हैं, इन द वर्ड ऑफ फ्रोबेल, इन द गार्डन ऑफ द स्कूल, द गार्डनर इन द फॉर्म ऑफ टीचर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स. They can provide this support only when they have clear knowledge of the nature of children and the process of their development. Therefore, the teacher should also have the power to understand and the students and develop them and understand the student and develop them properly. तो यहाँ पर फ्रोबेल का सिंपली यही मानना है कि बच्चों को विकास अगर आप उसका करना चाहते हैं तो आपको बच्चों के बारे में क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चों का नेचर कैसा है और उनकी डेवलपमेंट की प्रोसेस कैसी होती है, इसके बारे में एक टीचर को सच्ची जानकारी होनी चाहिए। तभी जाके आप एक स्कूल जो कि गार्डन के रूप में यहाँ पर मान रहे हैं और टीचर को आप एज ए गार्डनर मान रहे हैं और बच्चे को एक प्लांट्स मान रहे हैं, आप तभी जाके उसको ग्रोथ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि किस तरह की डेफिनेशन फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे शिक्षार्थी की। शिक्षार्थी आदर्शवाद का क्या प्रभाव है शिक्षार्थी पर यानी कि छात्र पर। तो आदर्शवादी दोस्तों यहाँ पर मनुष्य को क्योंकि आत्माधारी मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आदर्शवादी हैं वो बच्चों की शारीरिक और मानसिक भिन्नता को स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मानते हैं कि यहाँ पर बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग होते हैं, तो क्योंकि वो अलग अलग हैं तो फिर उनके लिए अलग अलग शिक्षा का प्रावधान भी करना चाहिए। जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर एक चीज है कि बच्चे अलग अलग हैं तो उनके लिए अलग अलग शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का दोस्तों यहाँ पर ख्याल ये रखा जाता है, ठीक। तो मॉडर्न आइडियलिस्ट एक्सेप्ट द फिजिकल एंड द मेंटल डिफरेंस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझना है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय स्कूल की। तो अब विद्यालय स्कूल का वातावरण दोस्तों पूरी तरह से क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। ये आदर्शवादी ऐसे मानते हैं। तो आदर्शवादी के अनुसार विद्यालय ऐसे स्थान होने चाहिए जहां पर बच्चे उच्च सामाजिक आदर्श तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सकें। तो आदर्शवादी ये मानते हैं कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए कि जहां पर बच्चे हाई सोशल आइडियल्स को अचीव कर सकें और स्पिरिचुअल वैल्यूज की प्राप्ति की ओर को बढ़ सकें। तो ये दोस्तों इनके अकॉर्डिंग स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा के ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स पर दोस्तों इन्होंने क्या क्या अपनी राय बताई है। अन्य पहलू जैसे कि जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, धर्म शिक्षा, सभी पर दोस्तों आदर्शवादियों के द्वारा प्रकाश डाला गया है। इसके बारे में कभी डिटेल में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, हालांकि यहाँ पर आपके लिए इतना ही पढ़ना काफी रहेगा। तो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आइडियलिस्ट ने इन पर भी अपनी लाइट्स को थ्रो किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि किस तरह से आइडियलिस्ट ने शिक्षा को दोस्तों प्रभावित किया है, ठीक है ना।
अब दोस्तों हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तुरंत, ताकि हम जल्दी से जो कुछ चीजें दोस्तों हमने पढ़ी हैं उनको हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर सके। तो देखिए, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य दोस्तों हमारा परमात्मा है, यानी कि डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क ना बुद्धिवाद के प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ रैशनलिज्म? तो तर्क ना बुद्धि के जो प्रतिपादक है दोस्तों वो कांट है, ठीक है ना। तो तर्क ना बुद्धि, यहाँ पर तर्क को दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके अलावा पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? अभी दोस्तों हमने इसके बारे में पढ़ा था। अभ्यास और आवृत्ति विधि का जो विकास है वो पेस्टोलॉजी के द्वारा दोस्तों किया गया था, ठीक है। शिक्षा की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? अभी दोस्तों हमने इसके बारे में पढ़ा था। हर्बर्ट के द्वारा दोस्तों इस विधि का विकास किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू हैं जिनको आपने बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा ये स्टेटमेंट किसके द्वारा है? ईश्वर विचारों की सहायता से जगत का निर्माण करता है। ये आपका प्लेटो है, कि प्लेटो दोस्तों विचारों को अहमियत देते हैं, ध्यान रखना है। जबकि इनके शिष्य अरस्तु थे, वो मैटीरियल वर्ल्ड को भी, यथार्थता को भी स्वीकार करते हैं। ये केवल विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं प्लेटो, ठीक है। तो जहां पर विचार आएंगे वहां प्लेटो समझ लीजिए। इसके अलावा ये जगत अनेक चिद बिंदुओं मोनाइड से निर्मित है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो ये दोस्तों लाइबनिज के द्वारा दी गई है। लाइबनिज दोस्तों आपके थोड़ा आधुनिक दार्शनिक आते हैं, तो आधुनिक में मतलब कि जो आपके आइडियलिज्म आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा शिक्षा शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करती है जिसके वो योग्य है। तो प्लेटो के द्वारा दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई है कि शिक्षा को इन्होंने दोस्तों बिल्कुल ज्ञान से संबंधित माना है। यहाँ पर ये माना है कि शिक्षा और ज्ञान ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। तो ये इनकी डेफिनेशन है, ठीक। इसके अलावा शिक्षा सद्गुणों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वर्च्यूज। सो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि आदर्शवाद से दोस्तों संबंधित था। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस क्लास, और अगर लाइक की अगर करी है क्लास तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।